नमस्कार मित्रों। इसके पहले कि हम लोगों ने व्यक्तित्व नामक उपागम की चर्चा किया था, व्यक्तित्व नामक प्रत्यय की चर्चा किया था। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी के संदर्भ में फैली हुई भ्रांतियाँ क्या हैं, पर्सनालिटी के कुछ परिभाषाओं की हम लोगों ने चर्चा किया और अंतिम रूप से हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि पर्सनालिटी की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। आज उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के जो प्रमुख अप्रोचेज हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। इन सिद्धांतों का हम लोगों ने 5 प्रकार से अध्ययन करेंगे, 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। इनका अध्ययन करने का तरीका ये 5 तरीके से होगा। इनको एक एक करके हम लोग चर्चा करते चलेंगे। पहला एक सिद्धांत होगा प्रकार सिद्धांत या टाइप अप्रोच। अप्रोच और सिद्धांत दोनों की अलग अलग बात होती है कि मुख्य उद्देश्य यहाँ पे प्रकार के आधार पर वर्गीकरण करना है। गुणों के आधार पर, कुछ विशेषताओं के आधार पर एक निश्चित समूह या वर्ग में रखने की प्रक्रिया प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत या प्रकार अप्रोच के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इस प्रकार अप्रोच या प्रकार उपागम में हम लोग गुणों के आधार पर किस व्यक्तियों के समूह का वर्गीकरण कर देते हैं। ये व्यक्ति इस प्रकृति का है, वो व्यक्ति इस प्रकृति का है, ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिद्धांतों को हम लोग प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं। प्रकार सिद्धांत में हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था। तो पहला तो हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय दृष्टिकोण का। भारतीय दृष्टिकोण जिसमें सत्व, रज और तमस गुण का विशेषता होगी। दूसरा हम लोग अध्ययन करेंगे हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस पहला व्यक्ति है यूनान का जिसने जो है प्रकार सिद्धांत के आधार पे व्यक्तियों का वर्गीकरण किया। शेल्डन और क्रेस्मर जो शारीरिक बनावट के आधार पर, अभी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। शेल्डन एंड क्रेस्मर जो शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण था, इनका अध्ययन करेंगे। जुंग महोदय अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो वर्ग में बांटने का प्रयास किया व्यक्तित्व को कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत बहिर्मुखी होते हैं। यानी ये भी एक प्रकार का प्रकार है, ये भी टाइप अप्रोच है। स्प्रेंजर, कुछ लोग स्प्रेंजर को दूसरे वर्ग में रखते हैं। स्प्रेंजर ने भी सामाजिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से 6 वर्गों में बांटा पूरे समूह को। सैद्धांतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब 6 वर्ग हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये सब जो है टाइप अप्रोच में आते हैं। इन सब का दृष्टिकोण सीधा सा है कि इन लोगों ने कुछ गुण या कोई विशेषता के आधार पर पूरे मानव प्रजाति को कुछ विशिष्ट वर्गों में उनको फिट कर दिया, रख दिया, यानी टाइप कर दिया, प्रकार कर दिया। तो ये टाइप अप्रोच में आती है। लेकिन भविष्य में चल करके इसका विरोध होने लगा और उसने कहा कि व्यक्तित्व इतनी छोटी अवधारणा नहीं है कि किसी एक खांचे में उसको ढाला जा सके, और न कोई एक दो विशेषताएं हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सके और उसको बताया जा सके। जिस प्रकार मानव लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, वैसे इनका मानना है, विशेषज्ञ सिद्धांत वालों का मानना है कि एक व्यक्ति के अंदर हजारों विशेषक होते हैं, हजारों ट्रेट होते हैं, और उन हजारों विशेषताओं का उनने नाम दिया ट्रेट या विशेषताएं। विशेषक, हमारे हिंदी में उसको विशेषक कहा गया, वास्तव में उनका नाम उन्हें ट्रेट दिया था, TRAIT, ट्रेट। इसलिए इसको ट्रेट अप्रोच कहते हैं। अर्थात विभिन्न विशेषकों के आधार पर जब व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाने लगा, और एक चीज और ये गौर करिएगा कि इन लोगों ने एक चीज और कहा कि ये जो दृष्टिकोण है
ना तो हम इनका मापन कर सकते हैं, ना इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ का कर सकते हैं ना माप। और इनने कहा कि हम ट्रेट को सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग करके हर ट्रेट को क्वांटिफाई कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि यदि आप किसी प्रत्यय को, किसी चर को आप मापन नहीं कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो मनोविज्ञान का विषय ना होकर के उसको दर्शन के विषय में रखना चाहिए। निष्कर्ष स्वरूप विशेषक सिद्धांत का उद्भव हुआ। विशेषक सिद्धांत में दो प्रमुख विशेषक हैं और सिद्धांतकार हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। वो है पहला अल्पोर्ट महोदय, इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, और दूसरा है आर.बी. कैटल महोदय, जिनने 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट भी मापा। और उन इन दोनों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि पर्सनालिटी वह है जिससे मापा जा सकता है और प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इन परिस्थितियों में यह व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। तो ये विशेषक सिद्धांत हो गए, ये गुणों की संगति। इन लोगों ने अपने सिद्धांतों में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी प्रविधियों का भी प्रयोग किया और उन सांख्यिकी प्रविधियों के बाद हजारों विशेषकों को ढूंढा और उनको कम करते गए और धीरे धीरे कुछ विशेषकों को के आधार पर पर्सनालिटी का मापने का प्रयास किया। तीसरा प्रकार जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे वो इन दोनों के बीच में, पहला और दूसरा, यानी प्रकार सिद्धांत भी जिसमें है, टाइप अप्रोच भी है और ट्रेट अप्रोच भी, दोनों अप्रोचों का मिक्स है। एक्चुअली जो आइजेंक महोदय थे, आइजेंक, इसकी अंग्रेजी जान लीजिए क्योंकि हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आइजेंक महोदय थे, उनने विशेषक सिद्धांत को तो अपनाया, ट्रेट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया, लेकिन उस ट्रेट के साथ साथ उनने एक और काम किया कि उस ट्रेट को भी कुछ वर्गों में निर्धारित कर दिया, यानी एक प्रकार वर्ग, एक क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इसीलिए हम लोग जो अध्ययन करेंगे आइजेंक को ट्रेट एंड टाइप बोथ के अंदर, दोनों के अंतर्गत करेंगे। चौथा जिसका विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले सिद्धांत, एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है जिसका हम लोगों ने नाम सुना है, वो व्यक्तित्व के विकास में बचपन से लेकर के, जन्म पैदा होने से लेकर के किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद तक वो विकासात्मक बातें करता है। फ्रायड महोदय गुदी अवस्था से लेकर के, मुख चूसक अवस्था से, गुदी अवस्था से लेकर के सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स हार्मोन्स के आधार पर जो सिद्धांत रखते हैं उसको मनोविश्लेषण सिद्धांत कहते हैं और इसको विकासवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे फ्रायड महोदय के, अल्फ्रेड फ्रायड महोदय के सिद्धांत पे। फ्रायड महोदय के अनुयायी जो लगभग मिलते जुलते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो एडलर होंगे और आदि सब जो आएंगे उनकी चर्चा किया जाएगा। मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत तो हम लोग जानते हैं कि मास्लो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनने कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक आवश्यकता मांग के आधार पर होता है, जिनकी जैसी जरूरतें होती हैं व्यक्तित्व का निर्माण वैसे ही होता रहता है। तो मांग का सिद्धांत मास्लो महोदय की हैं और भी, तो इतने सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से इसका रिव्यू करते हैं कि व्यक्तित्व के प्रमुख जो उपागम है वो एक प्रकार वो उपागम है जो एक निश्चित समूह वर्ग में रखने वाला सिद्धांत है। इसको मुख्य रूप से भारत के दृष्टिकोण में सतो, तमो और रजोगुण वाले, दूसरा हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, क्रेस्मर, जुंग और स्प्रेंजर हैं। विशेषक सिद्धांत देने वाले अल्पोर्ट और कैटल हैं। प्रकार एवं विशेषक दोनों सिद्धांत देने वाले आइजेंक महोदय हैं। विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले फ्रायड हैं, मनोविश्लेषणवादी, और एडलर हैं, और मांग का सिद्धांत अपनाने वाले मास्लो। इनकी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग प्रकार सिद्धांत की चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रकार सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत, हम लोग भारत से ही चलते हैं, भारतीय हैं तो भारत से ही चलते हैं, भारत के सिद्धांत की चर्चा करते हैं।
अभी पिछली बार 2018 में एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न काफी दिनों तक तमाम लोगों को उसका न स्रोत मिल रहा था न उत्तर मिल रहा था, और उत्तर यदि किसी ने पढ़ भी लिया है तो उसको याद करना बड़ा कठिन था, उसको समझना बहुत कठिन था। तो सबसे पहले हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत में भारतीय दृष्टिकोण। तो उपनिषद के अनुसार या इसको कहते हैं व्यक्तित्व का औपनिषदीय दृष्टिकोण। किस चीज का औपनिषदीय दृष्टिकोण? व्यक्तित्व का। थोड़ा सा समझने के लिए एक्चुअली ये जो प्रश्न आने वाला है ये आ चुका है एक दो बार, और बड़ा कठिन प्रश्न है, जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा आपको। तो औपनिषदीय दृष्टिकोण में वो कहते हैं कि मानव शरीर या प्राणी जगत 5 कोशों से मिलकर बना है। कोश मीन्स सेल्स, अंग्रेजी में उसको सीथ बोलते हैं। जैसे कोठरी होती है तो एक कोठरी के अंदर दूसरी कोठरी, दूसरी कोठरी के तीसरी कोठरी, तीसरी कोठरी। इन 5 कोशों से बने शरीर को 4 और 5, 1 2 3 4 5, और उसके बीच में आत्मा होती है। इन 5 कोशों को, शरीर को उनने नाम दिया। सबसे पहला नाम उन्होंने दिया अन्नमय कोश। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल सीथ बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश से आशय जो है वो हमारे स्थूल शरीर से, जो चीज हम पूरी दुनिया में देखते हैं, जो चीजें, वो सब भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। जिसको छू सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसे उठा सकते हैं, यानी जो दृश्य जगत है वो भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। और मानव का जो उद्भव है, मानव का जो विकास होता है वो अन्न के माध्यम से होता है। अन्न का मतलब सिर्फ खाने से नहीं, पोषण पदार्थ से मतलब है, भौतिक वस्तुओं से यहाँ पर। तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले अन्नमय कोश आता है। अन्नमय कोश, इसको लिख लीजिए, स्थूल शरीर। ठीक, तो ये अन्नमय कोश आता है। दूसरा वो कहते हैं कि आप मान लिया गया कि ये मेरा शरीर है, तो वो कहते हैं कि शरीर है तो आप नहीं हो, क्योंकि ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं कौन हूं? शरीर तो मैं नहीं हूं। तो जब शरीर मैं नहीं हूं तो मैं क्या हो सकता हूं? मैं प्राण हो सकता हूं। तो दूसरे में आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब जो शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को चलाने को, शरीर कैसे चल रहा है, शरीर में कार्य करने की क्षमता किस तरीके से व्यक्त हो रही है, शरीर किस प्रकार से क्रिया कर रहा है, या दुनिया जो चल रही है उसके पीछे जो वस्तु है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो ये प्राण में यहाँ पर एनर्जी सीथ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी सीथ बोलते हैं। इसको फिजिकल सीथ समझ लीजिए। स्थूल शरीर के समय फिजिकल सीथ समझ लीजिए। तो फिजिकल सीथ या अन्नमय कोश में आप समझ रहे हैं कि हमारे बिल्कुल स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? स्थूल का मतलब जो चीज देखी जा सकती है। जैसे ये शरीर पूरा स्थूल शरीर है, लेकिन इसके भीतर की आत्मा जो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वो सूक्ष्म है। स्थूल बड़े से सूक्ष्म छोटे की तरफ फैलना है, सूक्ष्म का अपोजिट होता है स्थूल। तो ये अन्नमय कोश स्थूल शरीर का प्रतिबंध करता है। प्राणमय कोश की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन
ये किस शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन इसके पहले हम थर्ड को बात करते हैं। तो आखिरकार एनर्जी है जो हम हमारे शरीर को या पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन हमारा शरीर चलता है तो उसको कौन सलाह देता है? वो कौन सा? हमारा दिमाग, हमारा मन सब कहता है कि आप चलो, वो खाना खा लो, बैठो। तो इसका मतलब है मनोमय कोश। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइंड या लोअर माइंड, जान लीजिए लोअर माइंड शीथ, कुछ लोग लिखते हैं। अब इस मनोमय या लोअर माइंड का प्रणेता कौन सा है? हमारा मस्तिष्क चंचल होता है, उस मस्तिष्क को कंट्रोल कौन करता है, आर्डर कौन देता है? उसके आगे के कोश को, उसके आगे के कोष्ठिका को हम लोगों ने नाम दिया, हमारे दार्शनिकों ने नाम दिया, वो है विज्ञानमय कोश। यहाँ विज्ञान का मतलब साइंस से न जोड़िएगा, यहाँ विज्ञान का मतलब विवेक से है, जिसे आज के अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल हो गया। इंटेलेक्चुअल सीथ, इसको इंटेलेक्चुअल सीथ को कुछ लोगों ने अपर माइंड भी कहा है। अपर माइंड एक्चुअली जो ये अपर माइंड है, ये हमारे मन का कारण है। विवेक ही मन का कारण होता है। विवेक मन को कंट्रोल करता है, उसको समझाता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इत्यादि। थोड़ा सा कठिन विषय है, समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके बाद भूलेगा नहीं, मैं याद करा दूंगा आपको। सबसे लास्ट वाले कोष को उन्हें नाम दिया, वो है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष का मतलब जॉय नहीं है कि सुख में लुप्त हो जाइए, ये वो पोजीशन है जिसमें सत्य, चित्त, आनंद तीनों प्राप्त होते हैं, यानी आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन है। इसकी अंग्रेजी होती है ब्लिस शीथ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्राणमय कोश है, ये स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म के बीच का है। ये हमारा जो शरीर है, जो प्राण है, जो ऊर्जा देता है, वैसे ही ऊर्जा के बारे में कही जाती है कि ना, जो एनर्जी है वो वास्तव में स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म के बीच की होती है। तीसरी चीज, मन को कभी किसी ने देखा क्या? तो ये मस्तिष्क है, तो ये इसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी मनोमय और अन्नमय के बीच की स्थिति है प्राणमय। मन क्या है? सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म। अन्नमय क्या है? बिल्कुल भौतिक जगत, स्थूल। और जो प्राणमय कोश है, दोनों के बीच की स्थिति। तीसरी विज्ञानमय को उनने कहा कि यह मन का कारण है। क्या है? ये मन का कारण है, यानी कारण शरीर है। काजल शीत कारण शरीर है। इंटेलेक्चुअल विवेक मन का कारण होता है। और उसके आगे फिर उनने और बताया कि ये जो आनंदमय कोश है, ये बिल्कुल अब्सोल्यूट हो जाता है, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति होती है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गई, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बिल्कुल निरपेक्ष हो जाता है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट बॉडी या निरपेक्ष
निरपेक्ष शरीर, अंग्रेजी इसकी जरूर लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट बॉडी। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक विकास क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से हम लोग चालू चलते हैं, फिर स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म के बीच जाते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर पर जाते हैं, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म का कारण यानी उससे भी छोटा कारण शरीर पर जाते हैं, और फिर जब कारण शरीर के बाद हम लोग निरपेक्ष शरीर पर जाते हैं। ये एक विकास क्रम है और यह व्यक्तित्व के सबसे विकास क्रम होता है। सबसे पहले आदमी भौतिकवादी होता है, फिर कर्म पर विश्वास करने लगता है, फिर भौतिक कर्म जब दोनों प्राप्त होते हैं तो वो चिंतन की स्थिति आती है। जब वो तीनों प्राप्त होते हैं तो वह विज्ञानमय पोजीशन में आती है, और जब संपूर्ण स्थिति आ जाती है तो वो एक निरपेक्ष शरीर एब्सोल्यूट बॉडी होती है, उसी के भीतर आत्मा होती है जो आत्मा को चारों तरफ से घेरे होती है। आप जरा यदि गौर करें तो यह प्रक्रम लगातार स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, बड़े से छोटे होने की प्रक्रिया है। ये जरा गौर करें। सबसे पहले स्थूल शरीर, मेरा मान लीजिए शरीर, फिर स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म के बीच। अब जरा याद करने के लिए देखिए, हमारे 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी पृथ्वी बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है। उसके बारे में कहा गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। हमारे दर्शनों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में ये सब चीज कही गई। तो वो ये कहता है कि इनकी भी जरूरत होती है इसके साथ, और अन्नमय कोश का निर्माण स्थूल शरीर होता है, लेकिन स्थूल शरीर का भी एक पर्याय है, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो इनको भी इनके साथ जोड़ देना है। तो अब फिर वही सिस्टम है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। जो हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है, तो वही मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है। हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कोई स्थूल है तो वो है क्षिति यानी पृथ्वी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पृथ्वी एक निपट गया। पृथ्वी से ज्यादा यदि कोई स्थूल है तो आप जानते हैं कि गगन को तो आपने देखा नहीं, समीर को महसूस करें, लेकिन समीर को भी आपने देखा नहीं। आपने जल भी देखा है, पावक भी देखा है, जल भी देखा है, पावक भी देखा है, लेकिन जल का एक आकार हो सकता है, जिस भी वस्तु में आप रखेंगे उसका आकार हो सकता है, लेकिन पावक, आग को आप पकड़ नहीं सके। आज तक कोई किसी व्यक्ति ने आग को पकड़ नहीं रखा है। ऊर्जा को पकड़ लिया है लेकिन आग को पकड़ नहीं सका। यानी जल और पावक की तुलना में, पावक मीन्स अग्नि, जल एवं अग्नि की तुलना में जल ज्यादा स्थूल है। तो ये क्या हो गया, प्लस जल हो गया। फिर इसके बाद इन तीनों में कौन ज्यादा स्थूल है, पावक, गगन माने आकाश, और समीर माने हवा। गगन बताइए तो स्वाभाविक है अग्नि है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस अग्नि। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विज्ञान में कोश के साथ जो कारण सोर्स है, जो दिमाग की स्थिति है, इनमें से कौन सर्वाधिक, दो में से कौन ज्यादा सूक्ष्म है और कौन कम सूक्ष्म है। यदि हम अध्ययन करें तो समीर यानी हवा को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। तो इसके साथ आ जाता है, विज्ञान में कोश के साथ आ जाता है कारण शरीर प्लस वायु। और सबसे लास्ट में गगन है, जिसको न तो आप, अंतरिक्ष को आप देख नहीं सकते हो, जो दिखाई दे रहा है ना, अंतरिक्ष है, अनंत है, जिसको ना आप अनुभूत कर सकते हैं ना देख कर सकते हैं। वो सूक्ष्मतम स्थिति है, वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। गगन बिल्कुल निरपेक्ष, वो है गगन या
आकाश। निष्कर्ष रूप हम लोग कहते हैं कि उपनिषदों में व्यक्तित्व के संबंधित एक 5 प्रकारों का निर्धारण किया गया है। पहला व्यक्तित्व जो अन्नमय कोश से ढका होता है वो स्थूल शरीर और पृथ्वी यानी भौतिक जगत है। जो प्राणमय कोश से ढका होता है, जो दूसरा सेल्स है, दूसरा शीत है, वो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म के बीच जल है। तीसरा मनोमय कोश है जो सूक्ष्म शरीर प्लस अग्नि है। चौथा विज्ञानमय कोश है, कारण शरीर प्लस वायु है। पांचवा आनंदमय कोश है, बिल्कुल निरपेक्ष है, जो दुनिया से एब्सोल्यूट हो जाता है, वो निरपेक्ष बॉडी या निरपेक्ष शरीर और आकाश। यदि हम लोग इनको क्रम से निर्धारित करें तो ये आप देखिए कि ये इसका ऑर्डर है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और अधिगम का सिद्धांत भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। सूक्ष्म को अमूर्त भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल अमूर्त है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, एब्सोल्यूट है। तो इस प्रकार से इसे एब्स्ट्रैक्ट बॉडी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट के साथ एब्स्ट्रैक्ट भी कुछ पुस्तकों में। इस प्रकार से इस उपागम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये कि औपनिषदिकी दृष्टिकोण में आत्मा को 5 सेलों 5 शीत में बटा हुआ माना गया है, जो क्रमशः उनके बढ़ते हुए क्रम से है। पहला अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर और पृथ्वी से मिलकर बना है। दूसरा प्राणमय कोश जो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म के बीच है, सूक्ष्म शरीर के बीच है, स्थूल तथा सूक्ष्म के बीच की स्थिति है और जल से बना है। स्थूल शरीर तथा जल से बना है। तीसरा मनोमय कोश है जो सूक्ष्म शरीर प्लस अग्नि से बना है। चौथा विज्ञानमय कोश है जो कारण शरीर प्लस वायु से बना है। और पांचवा आनंदमय कोश है जो निरपेक्ष शरीर प्लस आकाश से बना है। आप यदि इसको एक बार दोहरा लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल अमूर्त है। सबसे मूर्त जो है पृथ्वी होती है, उससे कम मूर्त जल होता है, उससे कम मूर्त अग्नि होती है, उससे कम मूर्त वायु होती है और सबसे कम मूर्त आकाश होती है। यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर। समझ में आ गया? तो ये एक सिद्धांत है व्यक्तित्व के प्रमुख उपागम का सिद्धांत। अब हमारे पास नया सिलेबस में आता है, वो है गीता में एक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है, बहुत ही बार आया है। और तो गीता में भगवान कृष्ण ने गीता में अपने उद्देश्य में अर्जुन को 3 प्रकार के व्यक्तित्वों की चर्चा की है। उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। वो है विभिन्न गुणों के आधार पर। सबसे पहले गुण जान लें। 3 प्रकार के गुण हैं। पहले एक सात्विकी, दूसरा एक राजसी और तीसरा एक तामसी। ओके। सात्विकी में जो गुण की प्रधानता होती है
वो सत्व गुण की प्रधानता होती है। किस गुण की प्रधानता होती है? सत्व गुण की। ऐसे व्यक्ति जो मुख्य रूप से सत्य के लिए, पवित्रता के लिए जीते हैं, पवित्रता प्रमुख होती है, पवित्रता प्रमुख होती है इसमें। ऐसे व्यक्ति जो सत्व प्रकृति के होते हैं उनको गीता में सात्विकी कहा गया है। प्राय ऐसे व्यक्ति जिनकी विशेषताएं होती है तो ज्ञानी होते हैं, या बौद्धिक होते हैं, या बौद्धिक होते हैं, या सौम्य स्वभाव के होते हैं, सौम्य होते हैं, या निर्मल होते हैं। इस प्रकार की गुण जो रखते हैं उनको हम लोग, इस प्रकार की जो विशेषताएं रखते हैं उनको हम लोग सात्विकी प्रवृत्ति में रखते हैं। दूसरा आता है राजसी, जिसमें राजस गुण की प्रधानता होती है। रजस कर्म पर आधारित है। कर्म पर आधारित प्रमुख ज्यादातर या तो साहसी होते हैं, या वीर होते हैं, या योद्धा होते हैं। साहसी होते हैं, वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्राय आमादी होते हैं, यानी सुख और भौतिक चीजों को बहुत पसंद करते हैं। कामना में इनकी आसक्ति होती है, कामना बहुत रखते हैं, और आसक्ति, किसी भी चीज में आसक्ति बहुत अधिक रखते हैं। प्राय वीर पुरुषों की ये मूलभूत कमी है। तीसरा प्रमुख व्यक्ति होती है तामसी, जिससे में तम गुण होता है, और इसका ये प्रमाद प्रमुख होते हैं। प्रमाद का मतलब किसी विशिष्ट प्रकार के नशा से उन्मुख रहना, किसी विशिष्ट प्रकार की चीजों को ओढ़े रहना, वो भी प्राय गलत जीते हैं। तो ये प्राय प्रमादी होते हैं, नशे आदि में चूर होते हैं, आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, क्रोधी होते हैं, और अनावश्यक युद्ध या संघर्ष करते थे। युद्ध करते हैं। अनावश्यक, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा यहाँ थोड़ा सा देखिए कि ये भी वीर और योद्धा होते हैं और ये भी युद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण लगा है अनावश्यक। ये योद्धा समाज और अपने आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं, अनावश्यक नहीं करते। और ये लोग बिना मतलब के, बिना आवश्यकता के युद्ध करते रहे और संघर्ष करते रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग प्रमादी किसे कहते हैं। कुल मिला के हम ये बताएंगे कि गीता में 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है, सात्विकी, राजसी, तामसी, जिनमें सत्व और रजस और तम गुण की प्रधानता होती है। ये ज्ञानी, बौद्धिक, सौम्य तथा निर्मल होते हैं। ये राजसी, साहसी, वीर, योद्धा, आमादी, कामना और आसक्ति जैसी कमियां जब होती हैं, जहाँ ये 2 कमियां हैं वहाँ ये 3 अच्छाइयां हैं। तामसी में ये लोग कमी ही कमी है, ज्यादातर प्रमादी, आलसी, क्रोधी, अनावश्यक। कहने का मतलब कि सात्विकी में पूर्णतया खूबियां हैं, राजसी में यदि खूबी है तो कमी भी है, और तामसिक में पूर्णतया कमी है।
एक तरीके से ये भी सातत्यता पैदा करता है। जब अभी लोग हम जुंग का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअम पैदा करता है। गुणों के बीच में कॉन्टिन्यूअम है, एक ध्रुव ये, दूसरे ध्रुव है। तो एक ध्रुव यहाँ पर सात्विकी है, दूसरे ध्रुव पे तामसी है, और उसके बीच का ध्रुव ये है। ये हम लोगों का गीता के उपदेश के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, जो प्रकार अप्रोच रखता है, टाइप अप्रोच रखता है, उसका एक चैप्टर हो गया। अब हम इसके बाद शेल्डन, क्रेसमर, इन सब का अध्ययन करेंगे।